धन सिंह रावत जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच पर। धन सिंह रावत जी, हम राजनीति की बात करें, सरकार की बात करें, योजनाओं की बात करें, इंटरव्यू की शुरुआत थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में करते हैं। काफ़ी चर्चाएं होती हैं आपके नाम को लेकर और बहुत बार ये बोला जाता है कि नाम कैसे पढ़ा, कई जगह पढ़ा भी मैंने। ज़रा अपनी जुबानी एक बार बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और विशेषकर हमारा जो जी न्यूज़ का चैनल है जी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत गांव से लेके और आम आदमी तक आपका चैनल पहुंच गया है। मैं अपनी ओर से भी, सरकार की ओर से आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जहां तक आप लोगों ने मेरे नाम की बात की, तो मेरा बहुत छोटा नाम भी है और बहुत चर्चित नाम भी है और धन सिंह सबके जुबान में रहता है। तो इसलिए मेरी पार्टी ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जब मैं पहला चुनाव जीता तो मुझे सीधे मंत्री बनाया और जब मैं दूसरा चुनाव जीता तो फिर भी मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तो मैं केंद्रीय नेतृत्व को भी और उससे ज़्यादा मैं अपनी प्रदेश की जनता को और विशेषकर श्रीनगर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आपके सामने बैठा हूं। 2 बार आप जीते, दोनों बार मंत्री बने, अगली बार का क्या प्लान है? देखिए, सबसे बड़ा प्लान तो ये होता है कि हम देश की और प्रदेश की जनता की सेवा कैसे करें। और मेरे पास मेरे मुख्यमंत्री जी ने 2 महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग जी, और तीसरा विभाग है मेरे पास सहकारिता विभाग। तो हमारी सरकार की और मेरे विभाग की पहली प्राथमिकता ये रहती है कि वह हम आम आदमी का, जो गरीब आदमी जो कोने पे बैठा है, अंत्योदय आदमी है, हम योजनाओं को वहाँ तक कैसे ले जाएं। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब से हम लोगों ने शपथ ली तब से लेकर अब तक हमने जितने भी निर्णय किए हैं वो निर्णय जनता के हित में किए हैं, राज्य के हित में किए हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा के हित में किए हैं। तो जब मैं तीसरी बार जब चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि अभी तो हमको जिम्मे 4 महीने हुए हैं, तो तब जनता से भी पूछूंगा कि भाई मेरा रिपोर्ट कार्ड कैसे रहा है इन 5 सालों का। और इस देश में तो अब जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अब वो हर बार हर साल जो है जनता से रिपोर्ट कार्ड लेते भी हैं और कहते हैं कि वह जनता तय करेगी कि हम लोगों ने अपने अपनी सरकारों में क्या क्या अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये जनता पे छोड़ देते हैं कि 5 साल के बाद वो कैसे जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और कैसी सरकार बनाते हैं। हम तो आपके माध्यम से एक ही बात कहेंगे कि हमारे जो 24 घंटे हैं एक दिन में, उनमें से हम 14-15 घंटे जो है जनता की सेवा में कैसे लगाएं, इसी पे हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि 2 महत्वपूर्ण विभाग आपके पास हैं और वो जो जब हम पहाड़ों की बात करते हैं और पहाड़ के किसी गांव की बात करते हैं तो वहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों सवालों के घेरे में क्यों आता है? क्योंकि वहां पर मैं खुद एक गांव में गया था, देखा एक हॉस्पिटल का हाल, तो मैंने जब लोगों से पूछा तो वो कहते हैं कि पेट दर्द की भी एक ही गोली और सर दर्द की भी एक ही गोली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ कि हमारे राज्य उत्तराखंड में आज 258 जांचें हम हर व्यक्ति की फ्री कर रहे हैं और 400 से ज़्यादा दवाइयाँ हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में हम फ्री देते हैं। हमारे जो सीएससी है, हमारे जो पीएससी है, हमारे जो जिला चिकित्सालय है, हमारे जो मेडिकल कॉलेज है, हमारा जो एम्स है और
एक बार मैं आप सब लोगों के खुशखबरी और देना चाहता हूं कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में हमको एक नया एम्स और मिल गया है और बहुत जल्दी उसका भी भूमि पूजन होने वाला है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि मैं किसी गांव में गया था और आप उन्होंने कहा कि साहब हमको दवाइयाँ नहीं मिली, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य उत्तराखंड में पहले 22,000 लोग ओपीडी में आते थे हमारे हॉस्पिटल में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आज हमारे राज्य में 37,000 लोग पर डे हमारे हॉस्पिटलों में आते हैं। और ये बात मैं ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आंकड़े सहित कहता हूं। हमारे राज्य में पहले 38% संस्थागत डिलीवरी होती थी, बाकी सब गांव में डिलीवरियां होती थी जी। आज मैं आप लोगों के मंच के माध्यम से, आपके जी चैनल के माध्यम से खुशखबरी देना चाहता हूं कि अब उत्तराखंड राज्य में 88% जो है डिलीवरी संस्थागत होती है और हॉस्पिटलों में हो रही है। और इतना ही नहीं, हमारी कोई भी माता बहन अगर गर्भवती है तो हमारी खुशियों की सवारी जो है घर से गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जाती है और जब जच्चा बच्चा हो जाता है फिर खुशियों की सवारी माँ को और बच्चे को घर तक फ्री में छोड़ के आती है। एक तरफ का किराया मोदी जी देते हैं और एक तरफ का किराया हमारे धामी जी और हमारी सरकार देती है, ये भी फ्री है। और इसमें हमने एक पोर्टल विकसित किया है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पे ये कह सकता है कि भाई इस व्यवस्था में ये सुधार होना चाहिए। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगली आप 6 महीने में करते हैं कॉन्क्लेव या 1 साल में करते हैं? 6 महीने में। 6 महीने में। अगले 6 महीने में जब आप मुझको बुलाएंगे तो मैं यहाँ पे ये कहने के लिए हकदार होऊंगा कि हमारे यहाँ संस्थागत डिलीवरी 100% उत्तराखंड राज्य में हो रही है। 6 महीने में हो जाएगा निश्चित रूप से। और हमारी सरकार, और मैं जो बात कह रहा हूँ ये पूरा रोड मैप के अनुसार कह रहा हूँ, पूरे प्लान बना रखा हमने कि हम 12% संस्थागत डिलीवरी अपने राज्य में और बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों का टारगेट है कि उत्तराखंड राज्य में संस्थागत डिलीवरी 100% जो है हॉस्पिटलों में होनी चाहिए। ठीक है, वक्त बताएगा, वो 6 महीने बाद हम जरूर देखेंगे और आपसे जरूर बात करेंगे इस बारे में। आयुष्मान योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन शिकायतें बहुत मिल रही हैं, रेफर कर दिया जाता है, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, आरोप लगा रहे हैं लोग। देखिए, ऐसा होता है कि आयुष्मान योजना जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए लाए हैं, अच्छा है कि आपने मुझसे उसको सवाल पूछ लिया। ये जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, इनके लिए आयुष्मान भारत योजना है जी। और ये पूरे देश में लगभग 11-12 करोड़ लोगों के लिए ये योजना लाई गई जी। हमारे राज्य में ये टोटल 20 लाख लोग हैं जिनके लिए आयुष्मान योजना लाई गई। ठीक है। और मैं अपने तात्कालिक मुख्यमंत्री जो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उनको भी इस मंच से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस योजना का उत्तराखंड में विस्तार करके अटल आयुष्मान योजना लाई। और उन्होंने कहा कि हमारे उत्तराखंड राज्य में दोनों योजना मिला के 100% लोगों को 5-5 लाख रुपए का इलाज फ्री कराया जाएगा। और आज मैं आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूं कि इन 2.5-3 वर्षों में, जबकि कोविड भी था, तो हमारे राज्य में 49,50,000 लोगों के कार्ड बन चुके हैं। ये भी रिकॉर्ड है पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड राज्य का रिकॉर्ड है कि हमारे यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड कहीं अगर बने हैं तो उत्तराखंड राज्य में बने हैं। और इतना ही नहीं, हमने ये भी तय किया है कि हम 1 साल में
100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाएंगे जी। और बिना रुपए के बनाएंगे, बिना पैसे के बनाएंगे, सबके फ्री में कार्ड बनाए जाएंगे। नहीं, वो और तो आप बनाएंगे, वो तो ठीक है। मैं आगे बता रहा हूं। हाँ, अभी तक 5.5 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज फ्री में हो चुका है, 5.5 लाख लोगों का। और उत्तराखंड की सबसे चर्चित योजना है ये, जिस योजना में कि अब हमने लगभग 1600 हॉस्पिटलों को इनपैनल किया है, जी। चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। और आज मैं एक निर्णय और बता रहा हूं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में हैं, जी। कि अभी तक जो भी मरीज अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराता था तो उस पर कितना खर्चा होता है ये मरीज को नहीं बताया जाता था। वो बिल सीधे सरकार के पास आता था और हम उसका भुगतान करते थे। अब हम आयुष्मान योजना में एक बड़ा निर्णय कर रहे हैं कि कोई भी मरीज अगर सरकारी हॉस्पिटल में गया तो उसको जो है, जब वो ठीक हो जाएगा तो वो वाउचर पे साइन करेगा कि मैंने क्या क्या चीजें अपने हॉस्पिटल से ली और मेरे पे कितना इलाज होगा, तब हॉस्पिटल को भुगतान किया जाए। ये भी हम अपने राज्य में कर रहे हैं। और दूसरा बड़ा निर्णय हम ये कर रहे हैं कि हर 10 मरीज पे एक आयुष्मान मित्र लगाया जाएगा, जो 10 मरीजों की हॉस्पिटल में चिंता करेगा कि उनको दवाई समय पे मिल रही है, उनका इलाज समय पे हो रहा है, और उनकी जो है पूरी निगरानी वो रखेगा कि भाई जो सरकार ने काम किया है ये घर घर तक कैसे पहुंचे। ये भी हमारी सरकार कर रही है। बहुत अच्छी बात है और आपको शुभकामनाएं। आपने जो भी बताया वो अच्छी बात है। अच्छी योजना है और अच्छे से क्रियान्वयन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल क्या था, मैं ये कह रहा हूँ कि रेफर सेंटर बन के रह गए हैं हॉस्पिटल, वो नियमों की अनदेखी की जा रही है वहां पर। अब जो आप रेफर की बात कर रहे हैं कि माना अगर जोशीमठ में कोई आयुष्मान भारत में इलाज करने हॉस्पिटल जाता है और उसको कार्डियो की प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से हम उसको रेफर करेंगे कि वो एम्स जाएगा या श्रीनगर मेडिकल कॉलेज आएगा या कहाँ आएगा, देहरादून आएगा। लेकिन आप सब लोगों को मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि हमारी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा काम ये किया है कि अगर कोई मरीज अगर क्रिटिकल हालत में है तो उसको एयर लिफ्ट करा के हम एम्स लाएंगे और उसका पैसा सरकार देगी, हेलीकॉप्टर का भी। ये भी हमारी सरकार कर रही है। तो मेरा कहना है कि देखिए, जो बहुत क्रिटिकल मरीज होगा उसको रेफर करना ही पड़ेगा, लेकिन जो सामान्य मरीज होगा उसका इलाज जिला हॉस्पिटल में हो जाएगा, हमारे उप जिला चिकित्सालय में हो जाएंगे। और मैं कह सकता हूं कि 2 साल में जब राज्य 2025 में अपने 25वीं वर्षगांठ मनाएगा, मैं इस मंच से कहने का हकदार हो जाऊंगा कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसे हो जाएंगे कि हमको किसी भी मरीज को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और योजना है घसियारी योजना, उसके बारे में जरा बताइए, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, घसियारी योजना पूरे देश में चर्चित है और हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने बहुत कमेंट्स किए इस घसियारी योजना पे। लेकिन मैं आपके मंच से बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में 3.5 लाख महिलाएं आज भी घास काटने जंगलों में जाती हैं। और ये योजना हम इसलिए लाए कि लगभग, मैं एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 450 महिलाएं पर ईयर घास काटते समय हमारे यहाँ पेड़ से गिर जाते हैं, कई बार जंगल में गिर जाते हैं, और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि पूरे जिंदगी भर जो है वो ठीक नहीं हो पाते। लगभग 225 महिलाएं हमारी ऐसी हैं पूरे प्रदेश में जिनको भालू का अटैक हो जाता है घास काटते समय, बाघ का अटैक हो जाता है, कई बार सांप डस लेते हैं। तो ये जब आंकड़े हमने देखे, अब चूंकि प्रधानमंत्री जी की कल्पना यह है कि भाई हमको देश की महिलाओं को सबल बनाना है और वो जो भी योजना लाते हैं उसमें सर्वाधिक दृष्टिकोण रहता है कि महिलाओं का विकास कैसे हो। तो तब हम कोऑपरेटिव विभाग के माध्यम से घसियारी कल्याण योजना लाए और आज घसियारी कल्याण योजना में 1 लाख महिलाओं को हमने घास काटने से उनकी जीवन का जो है पूरी आधारशिला भी और उनकी जो जीवन की जो दिक्कतें थी वो भी कम कर दी। बिल्कुल। और अब हम पर्वतीय जिलों में
हर जिले में घसियारी कल्याण योजना को इसी सितंबर के महीने में लॉन्च कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि 3 लाख महिलाओं को जो है समय बच जाएगा, अपने बच्चों को वो पढ़ाई में समय दे सकते हैं, पूरा दिन बर्बाद हो जाता था उनका वो ठीक हो सकता है। और 2 रुपए में हम गांव तक, हर परिवार तक जो है साइलेज पहुंचाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प भी है और वचनबद्ध भी है। आज तक इतना सस्ती योजना पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं आई। और मुझे बड़ी खुशी होते हुए कह रहा हूं आप लोगों को कि देश के गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी जब देहरादून आए थे तो उन्होंने इस योजना की लॉन्चिंग की और उन्होंने कहा कि ये योजना उत्तराखंड की महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो बहुत अच्छी योजना है। और अब विपक्ष के लोग बिल्कुल बोलना बंद कर दिया जब से योजना जो है गांव-गांव में पहुंची। विपक्ष के लोगों की आपने बात की है, सहकारिता विभाग भी आपके पास है। विपक्ष के लोग कहते हैं इसमें जो भर्तियां हुई उसमें घोटाले हुए हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, सहकारिता विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें 3 टायर सिस्टम है। एक स्टेट कोऑपरेटिव होता है जी, एक जिला कोऑपरेटिव है और एक पैक्स है जी। और तीनों जगह जो है जनता के लोग बैठे रहते हैं। सरकार तो चौथे स्तंभ पे है। हमारे यहाँ 670 साधन सहकारी समितियां हैं जी। हमारे यहाँ हर जिले में कोऑपरेटिव बैंक है और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। यहाँ जनता के प्रतिनिधि चुन के आते हैं। हमारे से पहले जो सरकारें थी या जिन्होंने जो है देश में 60 साल राज किया, उनके जमाने में कोऑपरेटिव क्षेत्र में जो भी नियुक्तियां होती थी वो एक परिवार की होती थी, या 50 नंबर का इंटरव्यू होता था या 100 नंबर का इंटरव्यू होता था। किसी को पता ही नहीं चलता था कि किसका लड़का लग गया और कौन जो है नौकरी कर रहा है। जब हम आए तो हमने इसमें पारदर्शी नियुक्तियों करने का निर्णय लिया और हमने कहा कि भाई 10 नंबर का इंटरव्यू होगा और 40 नंबर का रिटर्न होगा। बच्चे की क्वालिफिकेशन देखी जाएगी कि बच्चा एमएससी टॉपर है या बीएससी टॉपर है या बीए टॉपर है, जो भी है। 40 नंबर बच्चे का कैरियर है और 10 नंबर का इंटरव्यू है। और आज मैं कह सकता हूं कि हमने जो क्लेरिकल के एग्जाम थे वो पहले बोर्ड करता था, उससे ऊपर के एग्जाम भी पहले बोर्ड करता था। हमारी उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने देश की जो सर्वोच्च संस्था है आईबीपीएस, उससे जो है एग्जाम दिलाए, 350 नौकरियां लगी और आज सारे टॉपर बच्चे कहते हैं कि इतनी पारदर्शी नियुक्तियां कभी जो है कोऑपरेटिव क्षेत्र में नहीं हुई जितने हमारे जमाने में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे 3 बोर्डों ने जो है 4th क्लास की नौकरियां निकाली। देहरादून बोर्ड ने निकाली, अल्मोड़ा बोर्ड ने लगाए और उधम सिंह नगर बोर्ड ने लगाए। कई लोगों ने कहा कि मंत्री जी इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने तुरंत उसकी जांच बिठाई और जांच बिठाने के बाद 11 लड़कों को हमने नौकरी से निकाल दिया हरिद्वार जिले के बैंक में, जिनको की गलत नियुक्तियां दी गई थी। लेकिन उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार में थी। और वो भी हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया कि जितने गलत लगे थे उनको सबको नौकरी से बाहर कर दिया। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी बात अगर आती है तो मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, उन्होंने सारे मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि 0 टॉलरेंस की सरकार हमको चलानी है और जवाबदेही सरकार चलानी है। और आज मैं कह सकता हूं कि जितनी पारदर्शी नियुक्तियां हम कर रहे हैं, शायद कोऑपरेटिव के इतिहास में आज तक पारदर्शी नियुक्तियां कभी नहीं हुई। शिक्षा विभाग पर अच्छा खासा बजट खर्च होता है, लेकिन फिर भी जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल प्रेफर करते हैं। सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधर रही है या फिर क्या है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमारे प्रदेश में प्राइमरी से लेकर और इंटरमीडिएट तक लगभग 18,000 स्कूलें हैं। और जब हमने स्कूल चलो अभियान चलाया अभी, तो हमारे राज्य में इस साल 32,000 ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिए पिछले साल की तुलना में। हमारे राज्य में
लगभग 75,000 टीचर हैं। देश में 30 बच्चों पे एक टीचर है जी। और उत्तराखंड राज्य में 14.5 बच्चों पे एक टीचर है। ये भी रिकॉर्ड है उत्तराखंड राज्य का कि हम लोग देश के मानक से कहीं ज्यादा अच्छा गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा दे रहे हैं। राइट टू एजुकेशन में बच्चे को ये स्वतंत्रता है कि वो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई कर सकता है, वो सेंट्रल स्कूल में भी पढ़ाई कर सकता है और वो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई कर सकता है। अगर माना कोई बच्चा ये कहता है कि मंत्री जी मैं केंद्रीय विद्यालय में जाना चाहता हूँ जी। तो हम बच्चे को रोक नहीं सकते। कोई बच्चा ये कहता है कि मैं प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता हूँ तो हम बच्चे को नहीं रोक सकते, क्योंकि शिक्षा के अधिकार में ये बच्चे को स्वतंत्रता है कि वो कौन सा स्कूल चॉइस करता है। कोई बच्चा कहता है सरकारी स्कूल में जाना चाहता मैं कह रहा हूँ कि आज भी उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। आज भी आप इंटरमीडिएट तक देख लीजिए, हमारे कॉलेजों में, हमारे स्कूलों में प्राइवेट से ज्यादा बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लगभग 11 लाख बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और आईएएस भी निकलते हैं, पीसीएस भी निकलते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, नेता भी बनते हैं, अभिनेता भी बनते हैं। क्वालिटी बेस्ड शिक्षा अगर कहीं हो रही है तो हमारे सरकारी स्कूलों में और हमारी सरकार दे रही है, तो ये भी है। आप बहुत पुराने नेता हैं, जमीन से आपने चीजों को देखा है, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। उत्तराखंड जब बना तो उस आंदोलन में भी आपने अच्छी खासी भूमिका निभाई थी। दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या इतने सालों में उत्तराखंड जो आपने सोचा था वह बना? देखिए, मैं दिल में दोनों हाथ रख के बोल रहा हूँ, एक ही नहीं, दोनों हाथ रख रहा हूँ। अगर हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा होते तो 15,000 गांव में रोड आज तक नहीं जा पाते। अगर हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा होते तो कर्णप्रयाग तक रेल नहीं जा पाती। अगर हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा होते तो 6 मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड में नहीं बन पाते। उत्तराखंड राज्य बनने से अगर जो है काम हुआ है तो आज मैं कह सकता हूं कि हर ग्राम सभा तक रोडों का जाल बिछ गया है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि विकास का पैमाना यही होता है कि भाई हम हर गांव तक रोड दे दें, हर व्यक्ति को मेडिकल सुविधा दे दें और हर बच्चे को जो है टेक्निकल शिक्षा से लेकर और व्यावसायिक शिक्षा दे दें। तो मैं कह सकता हूं कि जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे तो तब कहते थे कि भाई एक पर्वतीय विकास मंत्रालय बना दो। आज जो है 101 विभाग उत्तराखंड राज्य में काम कर रहे हैं और लगभग 64,000 करोड़ रुपए हमारा बजट है, तो सारा उत्तराखंड का तो विकास हो रहा है। और आज देश के उन चुनिंदा राज्यों में हमारा राज्य है जहां की अच्छा काम हो रहा है और अच्छा विकास हो रहा है। लेकिन लड़ाई लंबी है, बड़ी लड़ाई है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। 2025 की बात हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं। 3 एजेंडे क्या हैं आपके विभाग के? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे विभाग के और हमारी सरकार के 3 मुख्य एजेंडे। पहला एजेंडा हमारा यह है कि खुशहाल उत्तराखंड होना चाहिए। दूसरा एजेंडा हमारा यह है कि उत्तराखंड का नाम पूरे देश और दुनिया में आना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य भी कोई राज्य है। और तीसरा ये हमारा कि हमारे यहाँ जो धार्मिक पर्यटन है, आज हमारे राज्य में लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग हमारे बद्री केदार यात्रा पे आते हैं जी। और 2025 का जो टारगेट है, जो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को टारगेट दिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, आज मैं इस मंच से कह रहा हूं 1 लाख नहीं 1 करोड़ टूरिस्ट हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने आएगा। ये भी हमारा टारगेट है कि हमको अब इस ऊंचाई तक उत्तराखंड को ले जाना है। और सबसे बड़ा यह है कि हमको जो जवाबदेही हमको बना रखा है जनता ने जी। हमारे प्रदेश की जनता को ये लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रदेश के हित में अच्छा काम कर रही है। तो ये भी हम जनता को देने वाले हैं। बस एक आखिरी सवाल आपसे। 2 महत्वपूर्ण विभाग आपके पास हैं, जैसा कि चर्चा अब लगातार हम लोग कर ही रहे हैं। आप अच्छा काम करेंगे, आपका विभाग आगे बढ़ेगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। जो डॉक्टर और जो टीचर पहाड़ चढ़ते नहीं थे वो चढ़ना शुरू कर दिए कि नहीं? देखिए, पिथौरागढ़ से लेके और नैनीताल तक और चमोली से लेके
और देहरादून तक। हमारे जो 10 जनपद जो है पर्वतीय जनपद है। हमारी सरकार ने इतना खूबसूरत एक्ट बना रखा है कि कोई भी डॉक्टर अगर 5 साल जो है MBBS करने के बाद अगर नौकरी लगेगा तो 5 साल उसको पहाड़ में नौकरी करनी पड़ेगी। कितने साल? 5 साल। अगर MD करने के बाद फिर उसको 5 साल कहाँ नौकरी करनी पड़ेगी? पहाड़ नौकरी करनी पड़ेगी। और आज मैं कह सकता हूं कि पहाड़ में कहीं भी डॉक्टर की कमी नहीं है। मैं खुले मंच से कह रहा हूं कि हर जगह हमने MBBS डॉक्टर दे रखे हैं और 95 के 95 ब्लॉकों में हम डॉक्टरों के लिए आवास बना रहे हैं ताकि डॉक्टरों को वहां कमरे की दिक्कत न हो, आवास की दिक्कत न हो और हमारा डॉक्टर जो है हर ब्लॉक हेडक्वार्टर में सरकारी आवास में रह सके। वैसे शिक्षा में अभी हमने 440 अभी लेक्चरर की नियुक्तियां की है। आपको ताजुब होगा कि धारचूला से लेके और कपकोट तक जी, और कपकोट से लेके मुंशियारी तक जी, और इधर जो है हमारा उत्तर काशी के हमने जो 200 इंटरमीडिएट स्कूलों में टीचर भेजे वो 100% पर्वतीय क्षेत्र में भेजे। कि पहले हमने कहा कि भाई टीचर और डॉक्टर हर इंटर कॉलेज में और हर बेसिक स्कूल में हमारे होने चाहिए। आज मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको जी, कि पौड़ी जिले में 8 बच्चों पे एक टीचर है, चमोली जिले में 9 बच्चों पे एक टीचर है और पिथौरागढ़ जिले में 11 बच्चों पे एक टीचर है। ये तीनों पर्वतीय जिले। मैं हर जिले का आंकड़ा बता सकता हूं आपको। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार का पूरा ध्यान पहले रहता है कि भाई पर्वतीय क्षेत्र का विकास कैसे हो। बिल्कुल। और देहरादून में, हरिद्वार में तो बड़े बड़े हॉस्पिटल भी आ सकते हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी आ सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार का पहला फोकस रहता है कि जिस दृष्टिकोण से उत्तराखंड राज्य बना था, हमको पहला काम जो है सुदूरवर्ती अपने क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र है उनका काम करना है। ये भी हमने निर्णय किया। बहुत शुक्रिया धन सिंह रावत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बातें रखी और सभी सवालों का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपको और आपकी सरकार को बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पा, ओवर टू यू। और सर आपका अपना कीमती समय देने के लिए यहाँ पर। शिल्पा, धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं 50 सेकेंड और ले रहा हूँ बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी सब लोग हैं। हमारे दिल्ली से बिस्किल आपके विशेष मेहमान आ रखे हैं। 2 अभिनव प्रयोग हमारे राज्य में और हो रहे हैं। हमारे यहाँ हर डायलिसिस मरीज को सरकार फ्री में इलाज करती है। उसको घर से लाके हॉस्पिटल तक और डायलिसिस करने के बाद घर तक छोड़ने का काम भी सरकार करती है। 1 रुपए उसका खर्चा नहीं होता। ये भी हमारी सरकार का। और इतना ही नहीं, हमने पहले प्रदेश उत्तराखंड है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने प्रदेश में लागू कर दिया है। अब हमारे यहाँ का बच्चा वेद भी पढ़ेगा, रामायण भी पढ़ेगा, महाभारत भी पढ़ेगा और हर प्रकार का वो ज्ञान पढ़ेगा जो भारतीय शिक्षा पद्धति में मैकाले से पहले पढ़ाया जाता था। वो अब हम अपने राज्य के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। ये भी हम कर रहे हैं। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ और एक बार फिर मैं जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने हमको बुलाया और मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दे रहा हूं और प्रदेश अध्यक्ष जी का भी कि उनके नेतृत्व में हम 2025 तक उत्तराखंड राज्य को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बिल्कुल, शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर सर मैं गुजारिश करूंगी आप प्लीज मंच पर रहिएगा। तो बड़ी बेबाकी से यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन अब वक्त है सम्मानित करने का सर को, क्योंकि कीमती समय उन्होंने निकाला है। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे CBO अभय ओझा सर को। प्लीज सर मंच पर आइएगा। इसके साथ ही मैं अपने संपादक रमेश चंद्रा सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी अब उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाए। धन सिंह रावत, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से यहाँ पर अपनी बात रखी किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में काम हो रहा है। और जब वेद पुराणों की बात आती है तो एक बात मैं भी यहाँ पर इंक्लूड कर दूं, जिस तरीके से सर यहाँ पर कह रहे थे कि वेद भी पढ़ेंगे बच्चे राज्य में लगातार, लेकिन अपनी भाषा का ज्ञान ये भी सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए और इस पर सरकार काम भी कर रही है। अक्सर ये होता है कि जब हम बात करते हैं आज की युवा पीढ़ी से कि आपको अपनी भाषा आती है क्या, गढ़वाली आती है, कुमाऊनी आती है, तो अक्सर बच्चे कहते हैं समझ तो आती है लेकिन बोलनी नहीं आती। तो इस और भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर आपका बेबाकी